एक किताब की दुकान में कुरान और गीता दोनों साथ होके भी कभी नहीं लड़ती। ये लोग जो इन धर्म ग्रंथों के नाम पे लड़ते हैं, ये वही हैं जिन्होंने ये किताबें कभी पढ़ी ही नहीं हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है केरला के एक रिमोट एरिया में बसे एक गांव से। ये जगह जंगल और पहाड़ों से घिरी हुई है। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक सुनसान रोड पे एक पुलिस जीप रुकी हुई है और कुछ लोग पुलिस वालों को मार रहे हैं, और एक आदमी बेहद कंफर्ट से उन पिटते पुलिस वालों के रेडियो वॉकी से खेल रहा है। इस गांव में इब्राहिम रहता है, जिसे प्यार से सब इब्रू बुलाते हैं। इब्राहिम एक गरीब पेड़ों से रबर कलेक्ट करने वाला लेबरर होता है। वो अक्सर रातों में सो नहीं पाता और अर्ली मॉर्निंग अपने काम पे चला जाता है, जिसके बाद वो गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है। दरअसल इब्राहिम की बीवी और बच्ची पिछले साल भारी बारिश के बाद आई लैंडस्लाइड में मारे गए थे, और जिसका ट्रॉमा इब्राहिम को आज तक है। इब्राहिम की फैमिली में बस अब उसके बूढ़े और बीमार फादर मूसा और छोटा भाई रसूल है। इब्रू को मस्जिद के रास्ते में करीम और बाकी लोग मिलते हैं, जो गांव में हुए एक रीसेंट मर्डर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि एक लड़के ने गांव के एक बुजुर्ग को जान से मार दिया, क्योंकि उसने एक हड़ताल वाले दिन अपनी दुकान बंद करने से इनकार किया। वो लड़का अब फरार है और कल रात को पुलिस भी उसे ढूंढने आई थी, लेकिन एक ब्रिज गिरने की वजह से लापता हो गई। इब्रू कहता है कि जंगल के रास्ते एक हैंगिंग ब्रिज भी आता है, जहां से पैदल इस एरिया से बाहर जाया जा सकता है, लेकिन वो सब कहते हैं कि वो रास्ता सिर्फ इब्रू या यहाँ के पुराने लोगों को ही पता है, और पुलिस वालों का वहां से निकलना नामुमकिन है। सुबह की नमाज के बाद वहां का इमाम इब्रू से पूछता है कि तुम लैंडस्लाइड के बाद भी उसी जगह क्यों रहते हो, जहां इतनी कम आबादी है। इब्रू कहता है कि उसे वहां अपनी बच्ची और बेगम की प्रेजेंस महसूस होती है, और वो वहीं रहना चाहता है। घर आते वक्त इब्रू को पेड़ पे चढ़ा हुआ उसका फ्रेंड प्रेमा दिखता है। प्रेमा ने भी अपनी बीवी को उस लैंडस्लाइड में खो दिया था, और इब्रू की ही तरह वो भी बेहद डिप्रेस रहता है और अपने गम को भुलाने के लिए बेहद शराब पीता है। वो उससे पूछता है कि उसकी बहन सुमा कहाँ है। प्रेमा कहता है कि सुमा उसके घर गई है ताकि मूसा और रसूल के लिए खाना बना सके। दरअसल प्रेमा और सुमा एक हिंदू फैमिली से होते हैं, जो इब्रू के घर से थोड़ी दूरी पे ही रहते हैं। सुमा बेहद हेल्पफुल होती है और अपने भाई के साथ इब्रू की फैमिली का भी ध्यान रखती है। घर पे मूसा अपने छोटे बेटे रसूल से लड़ रहा होता है। सुमा उन्हें शांत कराती है। रसूल गुस्से में बाहर निकल जाता है। रास्ते में इब्रू उससे पूछता है तो वो कहता है कि वो कैरम खेलने जा रहा है, जिस पे इब्रू उससे कहता है कि उसे अपने एंट्रेंस में रीअपीयर होने के लिए रजिस्टर कराना चाहिए। सुमा मूसा को खाना परोस के कपड़े धोने लगती है। इब्रू उससे पूछता है कि क्या अब भी प्रेमा उतना ही ड्रिंक करता है। सुमा कहती है कि उसने भी इब्रू की ही तरह एक लाइफ पार्टनर को खोया है, और अल्कोहल उसका तरीका है इस सब से डील करने का। सुमा इब्रू से पूछती है कि आज 1 साल हो चुका है उस लैंडस्लाइड को, और तुम और कब तक अकेले रहने वाले हो। दरअसल सुमा इब्रू को पसंद करती है। वो इब्रू से कहती है कि उसे कलमा की 2 लाइन पढ़ के उससे निकाह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इब्रू भी उसे शाम को अपने रूम में अपने भगवान का दिया जला के प्रे करने दे तो। इब्रू सुमा से कहता है कि वो जल्दबाजी नहीं कर सकता, और वो बस ऐसा डिसीजन लेना चाहता है जो उन दोनों के लिए सही हो। सुमा उससे पूछती है कि वो डिसीजन सही तुम्हारे लिए होना चाहिए या तुम्हारे अल्लाह के लिए, और इब्रू आगे कुछ नहीं कहता, क्योंकि आज के मॉडर्न 2021 में भी एक हिंदू और मुस्लिम की शादी कितनी कॉम्प्लिकेशंस ला सकती है, ये हम सब जानते हैं। खैर, रसूल जिस जगह पर कैरम खेलने जाता है वहाँ पर पॉलिटिकल डिबेट चल रही होती है, जहाँ इराक अफगानिस्तान रिलेटेड टॉपिक पे लड़के बात कर रहे होते हैं। रसूल भी जोश में आके कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोलता है, और तभी करीम उन सबको रोक कर बोलता है कि हमें डेमोक्रेसी पे भरोसा रखना चाहिए और उसकी इज्जत करनी चाहिए। करीम रसूल को वहाँ से लेके चला जाता है,
और उसे समझाता है कि उसे ऐसे ओपनली अपने थॉट्स और आइडियोलॉजी शेयर नहीं करनी चाहिए, और उसे भी अपने भाई की तरह सुबह नमाज पढ़ने के लिए उकसाता है। दरअसल करीम भी एक कट्टर मुसलमान होता है जो उस एरिया के रसूल के उम्र के लड़कों को इस्लाम के नाम पे भड़काता है, पर बाकी गांव वालों के सामने करीम बेहद अलग एक्ट करता है। रात को मूसा टीवी पे सुपरस्टार रजनीकांत की एक पुरानी मूवी देख रहा होता है और रसूल और इब्रू भी उसी रूम में बैठे होते हैं। तभी टीवी में एक कार चेजिंग सीन को देख के मूसा जिनको फेंक दे, जिनको फेंक बोलने लगता है। इब्रू पूछता है कि ये क्या बड़बड़ा रहे हो। मूसा कहता है कि अपनी जवानी के दिनों में वो जंगल के बीच जीप में चंदन की स्मगलिंग किया करता था, और अगर कभी उनके पीछे फॉरेस्ट गार्ड पड़ते थे तो जिन को फेंक दो उनका सीक्रेट सिग्नल होता था अपनी गाड़ी से कीमती सामान फेंकने का, ताकि वो पकड़े न जाएं। तभी उनके गेट पे कोई नॉक करता है। इब्रू जब दरवाजा खोलता है तो एक हथकड़ियों में बंधा शख्स उसके सामने आके गिरता है, जिसके पीछे एक लंबा चौड़ा आदमी होता है। इस हथकड़ियों में बंधे शख्स का नाम विष्णु होता है, जिसने उस बूढ़े आदमी का मर्डर किया था। और वो दूसरा बड़ा आदमी होता है सब इंस्पेक्टर साथियन, जिसने विष्णु को अरेस्ट किया होता है और जो अपनी पुलिस टीम से पिछड़ गया होता है। एसआई साथियन उनके घर में आते ही विष्णु को एक टेबल के पास बांध देता है और फिर सारे खिड़की दरवाजे बंद करता है। वो उनके घर से सारे शार्प हथियार और एक पुरानी गन भी निकाल के अपने पास रख लेता है। वो इब्रू और रसूल के फ़ोन भी ले लेता है ताकि वो किसी से कांटेक्ट ना कर सकें। वो दूसरे कमरे में जाके स्टेशन में कॉल करके बताता है कि मर्डर अक्यूज के साथ है और उसकी टीम पे अटैक हुआ है, पर सिग्नल वीक होने की वजह से वो ज़्यादा बात नहीं कर पाता। रूम में वापस आके वो इब्रू और सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि बाहर कुछ लोग नहीं चाहते कि ये अक्यूज जेल तक पहुंचे, और इसलिए उन्होंने पुलिस पार्टी पे भी अटैक किया। वो कहता है कि हेल्प आने तक उसे और इस अक्यूज को यहीं रहना पड़ेगा, और हम में से कोई भी यहाँ से सुबह होने तक बाहर नहीं जाएगा। रसूल उसे देख के पूछता है कि क्या ये वही हिंदू लड़का है जिसने हमारे गांव में मर्डर किया है। विष्णु प्राउडली जवाब देता है कि हाँ, मैं वही हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो दोबारा भी करूँगा। पुलिस वाला उन दोनों पे गुस्सा हो जाता है और दोनों को एक दूसरे से दूर रहने के लिए कहता है। रसूल का फ़ोन बजता है और एसआई साथियन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वो उससे कहता है कि आज कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। मूसा पूछता है कि क्या उसे उन पे विश्वास नहीं है। साथियन कहता है कि तुम्हारे ही गांव के कुछ लोगों ने पुलिस पे जानलेवा अटैक किया है, और मुझे पक्का पता है कि कुछ लोकल मुस्लिम भी उनसे कनेक्टेड हैं। पानी पीते वक्त वॉल पे लगा इस्लामिक साइन देख के साथियन थोड़ा और अलर्ट हो जाता है। रसूल का फ़ोन एक बार फिर बजता है तो साथियन उसकी बैटरी निकाल देता है। थोड़ी देर के बाद उनके दरवाजे पे एक नॉक होती है। इब्रू अंदर से पूछता है तो बाहर सुमा आई होती है उनके लिए खाना लेके। साथियन की परमिशन से इब्रू सुमा के लिए दरवाज़ा खोल देता है। सुमा किचन की तरफ जाती है और विष्णु को बंधा हुआ देख के चौंक जाती है, और तभी पीछे से ऐसा ही साथियन दरवाज़ा लॉक कर देता है। वो सुमा से भी उसका फ़ोन मांगता है, पर वो अपना फ़ोन घर पे छोड़ के आई होती है। साथियन और विष्णु को बेहद भूख लगी होती है, तो वो सुमा का लाया खाना खाने लगते हैं। किचन में इब्रू सुमा को सब कुछ समझाता है। रसुल विष्णु को टॉन्ट करते हुए पूछता है, तो क्या तू हिंदू होके भी बीफ खा लेता है भूख लगने पे? विष्णु कहता है, जस्ट बिकॉज तुमसे कुछ नॉर्थ स्टेट्स में लोग डरते हैं तो ये मत सोचना कि हम भी डरेंगे। रसूल कहता है, तो एक बुढ़े दुकानदार को मार के तूने किसको डरा लिया? विष्णु कहता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर उसने हमारी हड़ताल वाले दिन अपनी दुकान बंद करने से मना किया और मुझे गालियां दी, इसलिए गुस्से में वो हो गया। रसूल पूछता है कि तुझे किसने राइट दिया किसी की दुकान बंद कराने का? विष्णु कहता है कि हाँ, सारे राइट्स तो तुम्हारे पास ही हैं, जो पूरी दुनिया में लोगों को मारे जा रहे हो अपने सो कॉल्ड रिलीजन के नाम पे। साथियन एक बार फिर गुस्से में उन दोनों को चुप होने को कहता है। साथियन सुमा से पूछता है कि क्या वो अकेली रहती है। सुमा बताती है कि अब बस उसका एक भाई है।
मूसा बताता है कि सुमा की भाभी और इब्रू की पत्नी और बेटी और उनके गांव से टोटल 24 लोग मारे गए थे पिछले साल एक लैंडस्लाइड में, जिसकी खबर बस 2 दिन टीवी पे आई और फिर सब उस इंसिडेंट को भूल गए। साथिन अब समझने लगता है कि ये सब गरीबी और हालात से सफ़र हुए लोग हैं और वो उनके बीच में थोड़ा रिलैक्स फील करता है। तभी विष्णु कहता है कि उसे टॉयलेट यूज़ करना है। इब्रू बताता है कि उनका टॉयलेट घर के बाहर है, इसलिए साथियन उसे लेके बाहर जाता है। उन दोनों के बाहर जाते ही रसुल इब्रू को कहता है कि हम ऐसे एक मर्डरर को नहीं रख सकते। सुमा कहती है कि वो भी तुम्हारी ही एज का है और अभी छोटा है। रसुल कहता है कि उसने एक मर्डर किया है, तो उसकी एज पे हमें कोई रहम नहीं करना चाहिए। मूसा रसुल को चुप कराता है और कहता है कि ये अभी भी मेरा घर है और मैं डिसाइड करूंगा कि यहाँ कौन रुक सकता है। बाहर विष्णु साथियन से कहता है कि उसे थोड़ा रियायत बरतनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक ही धर्म के हैं। वो कहता है कि आप एक ऑनेस्ट पुलिस वाले की तरह सोचिए कि पावर हमारे हाथों में होनी चाहिए या इन घुसपैठियों के। साथिन कहता है कि ये सब बकवास तू अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए बचा के रख और मुझे अपनी ड्यूटी करने दे। लेकिन विष्णु चुप नहीं होता। तब साथिन उसे टॉयलेट से निकाल के वापस घर के अंदर ले जाता है। अंदर एक रूम से रसुल को एक पॉइंटेड पेचकस मिल जाता है, जिसे वो अपने ट्राउजर्स में छुपा लेता है। सुमा साथियन से पूछती है कि क्या अब वो घर जा सकती है, क्योंकि उसे काफ़ी लेट हो गया है। पर साथियन उसे मना कर देता है कि कल सुबह ही जाना और अपने भाई को फ़ोन कर दो। तभी विष्णु फिर बोल पड़ता है कि सर इसे जाने दो, क्योंकि ये अपने धर्म की है और ये बाहर किसी को नहीं बताएगी। साथिन को उस पर बेहद गुस्सा आता है और वो उसे दूसरे रूम में बांध के थप्पड़ मारता है। कुछ घंटों के बाद जब सबको नींद आने लगती है, तब बाहर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। इब्रू अंदर से पूछता है तो बाहर करीम होता है। करीम कहता है कि तू और रसूल काफ़ी देर से अपना फ़ोन नहीं उठा रहे, क्या अंदर सब ठीक है? साथिन सुमा को किचन में छुपने के लिए बोलता है और खुद विष्णु के साथ अंदर कमरे में छुप जाता है। इब्रू उससे पूछता है कि क्या तू अकेला आया है, और करीम हाँ कहता है और इब्रू उसके लिए दरवाज़ा खोल देता है। करीम अंदर आके पूछता है कि क्या आप सब ठीक हैं और अब तक सोए क्यों नहीं। इब्रू कहता है कि हम बस सोने ही जा रहे थे और मेरा फ़ोन साइलेंट पे था और रसुल का चार्जिंग पे है। करीम बेहद गौर से किचन और सामने रूम के बंद दरवाजे को घूरता है। इब्रू कहता है कि उन्हें अब सोना है ताकि कल जल्दी उठ सकें और अब उसे जाना चाहिए। करीम जाने के लिए उठता है, पर उससे पहले पीने के लिए पानी मांगता है। रसुल किचन में जाता है और बिना सुमा की तरफ देखे पानी लेता है। इब्रू घर के बाहर खड़ी एक बाइक देखता है और करीम से पूछता है कि ये किसकी है। करीम कहता है कि ये लायक की बाइक है। इब्रू पूछता है कि ये लायक कौन है, और तभी लायक खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए उनके घर में एंटर होता है। लायक के अंदर से एक अजीब सी नेगेटिविटी रेडिएट हो रही होती है, जिससे वो सोबर लेकिन थोड़ा डरावना लग रहा होता है। पूरे घर को देखते हुए वो डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाता है। लायक कहता है कि मैं पास के शहर का रहने वाला हूँ और मुझे नहीं पता था कि यहाँ जंगल में कोई पुल टूटा है, इसीलिए मैं वापस नहीं जा सकता। क्या मैं यहाँ आज रात के लिए रुक सकता हूँ? इब्रू जल्दी से बहाना बनाता है कि उसके रूम की छत लीक हो रही है। लायक कहता है कि उसने बेंगलोर में रिपेयरिंग सीखी है और वो उसे ठीक कर देगा। मूसा कहता है तो बारिश के बाद कभी आना रिपेयर करने। लायक कुछ खाने को मांगता है, पर इब्रू कहता है कि वो लोग अब डिनर कर चुके हैं। पर लायक फिर भी जिद करता है कि वो कुछ बचा कुचा भी खा लेगा, और तभी किचन के अंदर से सुमा एक चावल की प्लेट लेके बाहर आती है और लायक के सामने रख देती है ताकि वो बस यहाँ से चला जाए। सुमा बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करती है और कहती है कि रूफ मेरे घर पे लीक हो रही है, इसीलिए आज मैं यहाँ रुकी हूँ। वो इब्रू को कहती है कि उसका भाई आए तो कहना कि मुर्गियों को पिंजरे में डाल दे और अब वो सोने जा रही है। ये कह के सुमा सामने रूम में चली जाती है, जिसमें साथिन और विष्णु छुपे होते हैं। लायक कहता है कि उसे पता चल जाता है जब कोई उसे झूठ बोलता है या उसे जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि उस लड़की का
भाई इतनी रात तक बाहर है, उनकी मुर्गियां भी बाहर घूम रही हैं, घर की छत भी लीक कर रही है और फिर भी वो इतने आराम से सोने चली गई। मूसा अब गुस्से में करीम को अपने इस नए दोस्त लाइक के साथ वहां से जाने के लिए कहता है। लाइक मूसा को कहता है कि वो उनका गुस्सा समझता है। उसके बाबा भी मूसा के ही जैसे अच्छे आदमी थे, लेकिन एक काफिर ने उन्हें एक छोटे से रीजन के लिए जान से मार दिया। अब तक अंदर छुपे साथियन, विष्णु और सुमा ये समझ चुके होते हैं कि लायक सब जानता है। इसीलिए एसआई साथियन अपनी गन लेके लायक के सामने आ जाता है। साथियन लायक से पूछता है कि तेरा वो दूसरा आदमी कहाँ है जिसे मैंने शूट किया था। लायक कहता है कि वो ठीक है और उसे अब वो मर्डरर चाहिए। साथियन कहता है कि जल्द ही पुलिस यहाँ आने वाली है और मैं तुम सबको अरेस्ट कर लूँगा। लायक कहता है कि मुझे बस वो लड़का दे दीजिए और मैं आपको और आपके बचे हुए कांस्टेबल्स को यहाँ से जाने दूंगा। आप कह दीजिएगा कि आपको कोई मर्डर एक्यूज मिला ही नहीं या वो आपकी कस्टडी से भाग गया। साथियन नहीं मानता और तभी लायक का एक और आदमी टेबल पे आके बैठ जाता है जो पुलिस अटैक्स में शामिल था। लायक अपना चाकू निकालता है और साथियन अपनी गन तैयार करता है और एक झटके में ही लायक वो डाइनिंग टेबल उछाल देता है। लायक का आदमी किब्रू को रोकता है और वहीं लायक साथियन के गले में चाकू मार देता है। साथियन जमीन पे गिर जाता है और लायक अपने आदमी के साथ उस रूम में घुस जाता है जहां सुमा और विष्णु छुपे होते हैं, पर सुमा वो पुरानी गन लायक पे तान देती है। तभी जख्मी एसआई साथियन लायक पे फायर करता है, पर करीम आके उसकी गन को लात मारता है जो जाके इब्रू के पास गिरती है और इब्रू उस गन से डरा के उन तीनों को घर से निकाल देता है और रसूल डोर लॉक कर लेता है। साथियन मरने से पहले पाक कुरान पे हाथ रख के इब्रू से कसम खाने को कहता है कि तुम विष्णु को इनके नहीं सिर्फ पुलिस के हवाले ही करोगे। मूसा इब्रू को हाँ बोलने को कहता है क्योंकि एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश होती है। साथियन उसे अपनी गन देता है जिसमें अब सिर्फ 4 ही बुलेट्स बची होती हैं। थोड़ी देर के बाद साथियन मर जाता है। इब्रू जब विष्णु को खोलने जाता है तब लायक घर की खिड़की तोड़ने लगता है और इब्रू एक राउंड फायर कर देता है। घर के बीच में सारे इकट्ठे हो जाते हैं और अब गन में बस 3 ही राउंड्स बचे होते हैं। सुमा डरते हुए कहती है कि अगर वो दोबारा अंदर आ गए तो हम सबको मार डालेंगे। विष्णु कहता है कि हम सबको नहीं, सिर्फ हम दोनों को, क्योंकि साथियन के बाद बस अब हम दोनों ही हिंदू बचे हैं। लायक और करीम एक बार फिर डोर नॉक करते हैं। करीम इब्रू को कहता है कि उन्हें बस वो लड़का चाहिए। लायक कहता है कि तुझे इस लड़की की कुर्बानी देके अपने भाइयों की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन इब्रू दरवाज़ा नहीं खोलता। सुमा इब्रू को बताती है कि कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने जानबूझ के एक पुराना हिंदू मंदिर तोड़ डाला, जिसकी वजह से हिंदुओं में बेहद गुस्सा था। इसी वजह से वह हड़ताल बुलाई गई थी। तुम बताओ, अगर कोई मस्जिद तोड़ दे तो क्या रसूल कुछ गलत नहीं करेगा? तभी बाहर से लायक और करीम उनके घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं और जैसे ही अंधेरा होता है विष्णु चेयर उठा के और रसूल पेचकस से खुद को एक दूसरे से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और मूसा उन दोनों को देख के बोलता है कि बस आज यही है हमारे देश की असली हालात। लायक का आदमी उनकी छत तोड़ के घर में मशाल फेंक देता है। इब्रू छत पे जाके अपने फ्लेमेबल ट्री कटिंग केमिकल से उसका चेहरा जला देता है। तभी पीछे से लायक आ जाता है और इब्रू का हाथ बड़ी बेरहमी से काट देता है। इब्रू दर्द से नीचे गिर जाता है और लायक उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सुमा नीचे से फायर कर देती है और लायक उनकी छत से नीचे लटक जाता है। इब्रू भाग के दोबारा घर में घुस जाता है। बाहर सुमा का भाई प्रेमा उसे ढूंढता हुआ इब्रू के घर के बाहर आ जाता है, जहां लायक और करीम उसे रोक लेते हैं। उनकी बातों से वो समझ जाता है कि वो दोनों उसे हार्म कर सकते हैं और वो उनके मुंह पे फ्रूट्स फेंक के पेड़ पे चढ़ जाता है। प्रेमा मधुमक्खी का एक छत्ता पेड़ से नीचे फेंक देता है और जब लायक और करीम मधुमक्खियों से उलझे होते हैं तब प्रेमा इब्रू के घर के अंदर आ जाता है। प्रेमा अंदर आके इब्रू से पूछता है कि उसके हाथ को क्या हुआ
और बाहर वो आदमी कौन है। इब्रू उसे सब बताता है और तभी वो देखता है कि प्रेमा के पैर पे सांप काटने का एक निशान है। इब्रू उस डंक से खून भी निकालता है, पर अब तक जहर फैलना शुरू हो चुका होता है। सुमा इब्रू को कहती है कि वो प्रेमा को हॉस्पिटल ले जाए वरना वो मर जाएगा। इब्रू कहता है कि यहाँ से हॉस्पिटल पैदल जाने में उन्हें 3 घंटे लग जाएंगे। तभी विष्णु उन्हें लायक की बाइक की चाबी देता है, जो गिर गई थी जब लायक नीचे लटका हुआ था। इब्रू रसूल को प्रेमा को हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है ताकि वो विष्णु को सेफली पुलिस स्टेशन पहुंचा सके, लेकिन रसूल मना कर देता है। वो कहता है कि इससे बेटर है कि वो लोग अंदर आके इसे पकड़ लें। सुमा कहती है कि इब्रू तुम प्रेमा की जान बचा लो और इस लड़के को यहाँ से भागने दो, जिस पर रसूल गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि क्या हम सबकी जान खतरे में डाल के इसे भगा देना सही है। इस पे सुमा अपना आपा खो देती है और कहती है कि सही तो तुम्हारे लोगों का इसे हंट करके मारना भी नहीं है। क्या गलती है इसकी? यही ना कि उसने उस मंदिर की तबाही का बदला लिया जहां हम सब पूजा करते हैं। उसी मंदिर में इसके दादा सालों से पुजारी हैं, और जब इससे एक गलती से मर्डर हो गया तो तुम सब इसके दुश्मन हो गए। क्या हमें बुरा नहीं लगता? इब्रू सुमा से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो वो कहती है क्योंकि वो मैं ही थी जिसने इसे मर्डर के बाद 3 दिन तक छुपाया और खाना दिया। जब तुम्हारे लोग तुम्हारी अपनी कौम के लिए इतना कर सकते हैं तो मैं क्यों ना करूं। सब चौंक जाते हैं और रसूल कहता है कि आखिरकार तुमने दिखा ही दिया कि तुम्हारे लिए अपने धर्म के लोग ही ज्यादा मैटर करते हैं। इसमें प्रेमा बीच में घुस के सबको रोकता है और कहता है कि हम सब सालों से इस गांव में साथ रहे हैं और हमें ऐसे धर्म के नाम पे अलग नहीं होना चाहिए। अचानक मधुमक्खियों से डंक खाया हुआ करीम अंदर आ जाता है और एक डंडे से प्रेमा को मारने लगता है, और उसे रोकने के लिए सुमा करीम को शूट कर देती है। वो इब्रू पे भी गन पॉइंट करके कहती है कि सिर्फ अपने रिलीजन की वजह से तूने मेरे सैक्रिफाइसेस और प्यार को ओवरलुक किया, पर रिलीजन और फेथ सिर्फ तुम लोगों की नहीं है, हमारी भी है। वो विष्णु को बाइक स्टार्ट करने को बोलती है और प्रेमा को कहती है कि अब हम तीनों को यहाँ से भागना पड़ेगा। लायक भी उनकी बाइक के पीछे भागता है पर थक के रुक जाता है। वो घर आके इब्रू को पीटता है और कहता है कि तेरे से अच्छी तो वो लड़की है जो एटलीस्ट अपनी कौम वालों के साथ खड़ी हुई। लायक के आदमी के पास पुलिस वालों से छीनी हुई जीप होती है। वो जीप से उन तीनों का जंगल में पीछा करने का प्लान करता है और इब्रू को अपनी गलती सुधार के रास्ता बताने को कहता है। उन्हें जीप के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है। रसूल कहता है कि उसे जीप चलानी नहीं आती और इब्रू के हाथ पर गहरी चोट आई होती है। तभी मूसा कहता है कि वो जीप चलाएगा क्योंकि उसके पास जंगल में ड्राइव करने का काफी एक्सपीरियंस है। वो सब जीप में बैठ के बाइक को पकड़ने निकलते हैं। मूसा ड्राइव कर रहा होता है और इब्रू और रसूल उसके साथ ही आगे बैठे होते हैं, और लायक, उसका एक आदमी और घायल करीम जीप में पीछे होते हैं। कुछ मिनटों के बाद इब्रू एक हिल पॉइंट के पास जीप रुकवाता है और लाइक से कहता है कि यहाँ से तुम सारे जंगल की रोड देख सकते हो, साथ ही तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लोग बाइक पे अभी हमसे रास्ते में आगे हैं या पीछे। लायक रसूल को लेके हिल पे जाता है। हिल पे पहुंच के लायक रसूल को बताता है कि हमें अपनी आइडियोलॉजीज पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन के केरला में बैन होने के बाद वो यूरोप गया था, पर वहाँ पे भी हम मुस्लिम के साथ डिस्क्रिमिनेशन ही होता है, और ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उस विष्णु ने मेरे फादर को मार दिया। वो रसूल से कहता है कि अपनी फैमिली में तुम ही हो जो हमारे मज़हब को समझते हो, और उन्हें मार के हम एक सही काम करेंगे। तभी वो हिल से बाइक को उनकी ओर आते हुए देखता है। वो जीप की लाइट्स बंद करके उन तीनों के आने का वेट करता है। इब्रू करीम की हालत देख के कहता है कि तुम्हें किसी को मारने का इंतज़ार करने से अच्छा अपने दोस्त की जान बचानी चाहिए, जिस पे लायक कहता है कि अगर तेरे जैसे काफिर ने अपने भाइयों का साथ दिया होता तो किसी की भी जान पे खतरा ना होता। तभी सुमा, प्रेमा और विष्णु बाइक से उनके पास पहुंच जाते हैं। प्रेमा की हालत सांप के जहर की वजह से पहले ही काफ़ी ख़राब होती है, और अपने सामने लायक की जीप को देख के विष्णु
प्रेमा और सुमा को बाइक से गिरा देता है और अकेला भागने लगता है ताकि वो दोनों बच जाएं। जीप से मूसा विष्णु की बाइक का पीछा करता है, पर उसे जीप से कुचलने की जगह मूसा जीप को अलग डायरेक्शन में ही मोड़ देता है और इब्रू को कहता है कि जिन को फेंक, जो एक कोड वर्ड होता है, और इब्रू रसूल को जीप से बाहर धक्का मार देता है। लायक पीछे से इब्रू का गला दबाने लगता है और लायक का आदमी मूसा का लायक और इब्रू जीप से बाहर गिर जाते हैं और मूसा करीम और लायक के उस आदमी के साथ जीप को एक पेड़ में क्रैश करा देता है, जिसके इम्पैक्ट से सबको गहरी चोटें आती हैं। इब्रू जीप तक पहुंचकर देखता है तो मूसा अभी भी जिंदा होता है, पर करीम और वह दूसरा आदमी मर चुके होते हैं। वहां विष्णु भी आ जाता है, जिसे इब्रू हाथ बांध के अपने साथ ले चलता है ताकि उसको ब्रिज क्रॉस करा के पुलिस के हवाले कर सके। रास्ते में उसे सुमा दिखती है, जिसके गले पे रसूल ने पेचकस रखा होता है। इब्रू को यकीन नहीं होता, पर रसूल अब लायक की बातों में आ गया होता है और लायक इब्रू को कहता है कि शुक्र है कि तुम्हारे परिवार में एक तो ऐसा शख्स है जो काफिर नहीं है। अब सुमा के गले पे लायक चाकू रखे इब्रू से कहता है कि अगर तूने विष्णु का गला नहीं काटा तो मैं अभी सुमा को मार दूंगा। लेकिन तभी वहां प्रेमा आ जाता है और उस पिस्टल की लास्ट बुलेट लायक को मार देता है। इब्रू विष्णु के हाथ खोल के उसे भागने के लिए कहता है। लायक बुलेट वूंड के बाद भी विष्णु के पीछे भागता है और थोड़ी दूरी पर उसे पकड़ लेता है। वो उसका सर एक बड़े से पत्थर से क्रश करने जा रहा होता है और तभी इब्रू लायक के ही चाकू से उसके पेट में स्टैब करता है। लायक दर्द में उससे कहता है कि एक काफिर का गला नहीं काट पाया तू, पर मेरे शरीर में चाकू घुसा के तुझे कैसा फील हो रहा है। और लायक गिर जाता है। इब्रू को बेहद बुरा लगता है, पर वो फिर भी विष्णु को लेके लायक को वहीं मरता छोड़ के चला जाता है। फाइनली सुबह मूसा, सुमा, प्रेमा, विष्णु और इब्रू जख्मी हालत में एक तालाब के पास आके बैठ जाते हैं। इब्रू विष्णु को कहता है कि वो भाग जाए। वो उसे हैंगिंग ब्रिज का रास्ता समझाता है और कहता है कि ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो उसे ठीक लगे वो कर सकता है। सुमा कहती है कि कल रात से अब तक जो भी हुआ, क्या हम उसके बाद कभी पहले की तरह जी पाएंगे। मूसा कहता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है। वो कहता है कि आज जो समाज में हो रहा है उसकी वजह इंसानों की नफरत है, और नफरत एक बेहद स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। इंसान को जीने के लिए किसी न किसी से नफरत करना बेहद ज़रूरी होता है। एक इंसान अपने बच्चे को भले ही पढ़ना ना सिखाए, पर किससे नफरत करनी है ये ज़रूर सिखाएगा, और इसी वजह से आने वाली जनरेशन भी इस हेट में जलती हैं। इंसान भले ही मर जाए, पर उसकी पाली हुई नफरत आगे पास ऑन हो जाती है। मूसा एकदम सही कहता है, क्योंकि मरता हुआ लायक अपना खंजर रसूल को दे देता है, और इस मूवी के लास्ट फ्रेम में हम देखते हैं कि विष्णु जब हैंगिंग ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है तो लायक की कट्टर आइडियोलॉजी से भरा रसूल उस खंजर के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। ये मूवी हमारे देश में फैली धार्मिक कट्टरपंथी की सच्चाई है, क्योंकि आजकल हम भी हर चीज़ को सिर्फ धर्म के चश्मे से ही देखने लगे हैं। वीडियो के एंड तक अगर आप आ गए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करके सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए। कोई फीडबैक या क्रिटिक हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एल्स आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे भी पिंग कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।